नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और इस पैंडेमिक में अपने और अपने घर अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके बीच एक नए जॉब एडवर्टाइजमेंट का वीडियो लेकर के आए हैं। और इस बार का जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें, और कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कब इसकी एग्ज़ाम होंगे और क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। तो इन सब के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें दोस्तों, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, एक बार फिर से आपके लिए अच्छा न्यूज़ मिला है, तो हम बिना देरी के आपके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले दोस्तों, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे होम, अबाउट अस और नोटिफिकेशन का आइकन दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप इसमें से नोटिफिकेशन का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि क्या कुछ है इस बार वीडियो में आपके पास। तो नोटिफिकेशन के आइकन पे जैसे ही हम दबाएंगे दोस्तों, तो आपको दिखाई पड़ने वाला है कि क्या कुछ है। तो नोटिफिकेशन पे दबाने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट का एक दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे इसको साइट को थोड़ा, तो एडवर्टीजमेंट पे आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 एडवर्टीजमेंट दिखाई पड़ेंगे। पहला जो है आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/15/2021 यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेटिव ट्रेनी मैकेनिकल, और दूसरा जो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/5/2021 असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेटिव ट्रेनी सिविल, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/5/2021 असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेटिव ट्रेनी इन्वायरमेंट। तो हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों कि क्या कुछ है इसमें और क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सब कुछ देखते हैं डिटेल में हम लोग। तो सबसे पहले हम सिविल का जो एडवर्टीजमेंट है उस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो जैसे हमने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया दोस्तों, आपके सामने एडवर्टीजमेंट खुल करके आ जाएगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो कि 29 मई 2021 को जारी किया गया है। और जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 25 जून 2021 है, 11:59 रात तक। तो आप इसमें अब देखते हैं आगे कि किस पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है और कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं हम लोग। तो जो पोस्ट है दोस्तों, आपको जो डिपार्टमेंट मिलने वाला है इसमें, कौन सा डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है ये, तो ये डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और जो नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेटिव ट्रेनी सिविल, और जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 26 हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्टें हैं और ओबीसी के लिए 4 पोस्टें हैं और एसटी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट रखा गया है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से पोस्टों का ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 सीटें रखी गई है। तो इस प्रकार से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीटों का। और इसमें अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 16,650 से लेकर के 39,100 तक का पे स्केल है, और इसमें जो ग्रेड पे है वो 5800 का ग्रेड पे रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी पे स्केल है, इसमें आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है अगर आपका ज्वाइनिंग होता है यहाँ पे। और डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको पता है कि हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट करती है एक जो पीएसयू है। एक तरह से पहले इसमें गेट के थ्रू बहाली हुआ करता था, लेकिन इस बार अच्छा मौका मिला आपको कि एचपीसीएल के थ्रू, एचपीएससी के थ्रू इसकी बहाली निकाली गई है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगा गया इसमें। तो आपको फुल टाइम डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने एमटेक कर रखा है सिविल में तो भी अच्छा रहेगा। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पावर प्लांट वो भी देखा जाएगा यहाँ पे। और अगर आपने ईएमआई के थ्रू भी कर रखी है बीटेक तो भी चलेगा। और अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर रखे हैं तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्या क्लेरिफिकेशन देखें इसमें, तो जो टोटल परसेंटेज रखा गया है, जो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 60% लाना होगा, मतलब बीटेक में। और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ रिलैक्स मिल रहा है, यानी कि 5% का रिलैक्स मिल रहा है। अब जो सारा एज है वो कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2021 से, और जो एज का लिमिट रखा गया है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स है, और बाकी कैटेगरी के लिए जो अलग अलग जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, ओबीसी के केस में 3 साल का, एससी एसटी केस में 5 साल का वो बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये कुछ आपको बताया गया यहाँ पे कि जो एज का रिलैक्सेशन है किस प्रकार से आपको मिलने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो जैसा कि आपको मैंने वेबसाइट खोल करके दिखाया था, आपको होम स्क्रीन पे जाना है। होम स्क्रीन पे जो आप राइट साइड में देखोगे स्क्रॉल करके, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन एक आ रहा होगा।
आप जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन सेक्शन है वहाँ पे जाकर के आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप डालोगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा और उस प्रोफाइल के बनने के बाद आपको जो कुछ भी डिटेल वहाँ पे मांगा जाएगा आपको देना होगा। वो सब डिटेल देने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। तो इसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ीस मांगा जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन फ़ीस है दोस्तों वहाँ पे जो रखी गई है वो जनरल EWS कैटेगरी के लिए 400 है और OBC SC ST और अभी जो कैटेगरीज हैं SC ST OBC EWS जो आपका स्पीकर सेक्शन होता है EWS के अंदर उसके लिए, उसके अलावा फिर आपका जो फील्ड है उसके लिए 100 रुपीज़ है और गर्ल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगा, यानी कि नो फीस है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि फीमेल कैंडिडेट को फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया, यानी कि बाहर रखा गया है, उसको फीस पे नहीं करना है। आप मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या और भी ई पेमेंट गेटवे दिए गए हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो ईजिली। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे धर्मशाला, मंडी और शिमला ये 3 एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और कहा गया कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे और अगर CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो आपके जो सेंटर्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं या फिर सेंटर्स और भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो सेंटर है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने आते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी दूसरे सिटी में इसके अलावा भी किसी दूसरे सिटी में आपका सेंटर दिया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो हम बात करें तो 2 स्टेज का सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज स्क्रीनिंग और प्रीलिमिनरी एग्जाम का रहेगा, जबकि दूसरा स्टेज है वो पर्सनालिटी टेस्ट का रहेगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन टेस्ट दोनों में से कोई एक टेस्ट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वो अभी डिसाइड नहीं है, जो आयोग डिसाइड करेगी कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो है फॉर्म फिल करते हैं उसके बिहाफ पे। अगर ज़्यादा फॉर्म फिल होगा तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराया जाएगा आपका, यानी कि उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का जो नंबर है वो ऐड नहीं किया जाएगा मेरिट में, और आपका जो मिनिमम पास है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वो 25% फॉर जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए और 20% फॉर द रिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए। इसमें हालांकि साफ साफ मेंशन किया गया कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट आपके लिए करवाएंगे। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम आए तो फिर सिर्फ आपको नॉर्मल जो रिटन टेस्ट है और पर्सनालिटी टेस्ट है वही होगा। और एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन होगा इस पर अभी डिसीजन नहीं है दोस्तों। ये डिसीजन तब होगा जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट किस हिसाब से आते हैं उसके बिहाफ पे डिसीजन करेगी आयोग। तो चलिए उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना तैयारी रखें, जैसे भी होगा आप आराम से कर सकते हैं उसको। सेकेंड जो बात इसमें कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा आते हैं तो सिर्फ क्वालिफाइंग करके जो बच्चे आएंगे तो उनका जो मेरिट बनेगा वो सेकेंड स्टेज के यानी जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसके बिहाफ पे उसकी मेरिट बनाई जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि जो मेरिट टेस्ट है अगर किसी बच्चे का पर्सनालिटी टेस्ट में सेम मार्क्स आ जाता है तो उस केस में उसका जो पहला पेपर हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट उसका नंबर देखा जाएगा। अगर उसमें उसका नंबर ज़्यादा होगा तो उसको मेरिट में पहले किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट को भी हल्के में नहीं ले सकते हो। ज़रूर इसमें ज़रूर कहा गया कि नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर इनकेस अगर आपका सेम मार्क्स आ जाता है किसी 2 कैंडिडेट के साथ में तो आपका मार्क्स अगर स्क्रीनिंग ज़्यादा है तो आपको मौका मिल जाएगा। अगर नंबर भी दोनों स्क्रीनिंग में सेम है तो फिर आपको एज का बेनिफिट मिलेगा, जिसका एज ज़्यादा होगा उसको मौका दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली कहा गया है। अगर मैं पढ़ दूँ आपके लिए तो टोटल जो परफॉर्मेंस है उसके बिहार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब अगर हम बात करें जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें भी इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो बोर्ड के द्वारा कंडक्ट जो करवाया जाएगा उसमें भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है। और जो CBT एग्ज़ाम है वो 100 एग्जाम क्वेश्चन का होगा। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पे होगा। ABCD 4 ऑप्शन होंगे आपके साथ सामने में, और आपको इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट के बिहाफ पे वो उसमें इन्होंने रेशियो दे रखा है कि कितने रेशियो में हम सेलेक्ट करेंगे। और 1:5 का यहाँ पे जनरली सिलेक्शन रखा है इन्होंने कि 1:5 में हम सेलेक्ट करेंगे, जितनी सीट है उससे 5 गुना ज़्यादा ये लेके चलेंगे। उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसके बाद उसमें से वो हटाएंगे लोगों को, मतलब जो एक्स्ट्रा लोग लिए जाएंगे वो पर्सनालिटी टेस्ट के बाद हटा दिए जाएंगे। तो इट मीन्स अगर हम सीधा सीधा एक शब्द में आपसे कहें तो जनरली 5 टाइम्स का यहाँ पे रेशियो इन्होंने मान के चल रहे हैं अप्रोक्स कि 5 टाइम्स जो है वो कॉल करेंगे, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है यहाँ पे, 1/4 का नेगेटिव रहेगा अगर आप कोई सा भी रॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हो। अगर आप एक ही मतलब क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन को
कलर कर दे तो उस केस में भी आपको नंबर कटेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन कलर नहीं करते उस केस में आपके लिए कोई पेनाल्टी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे और हम बात करते हैं इन केस ऑफ रॉन्ग अप एंडिंग। अगर आप कोई भी ओएमआर शीट पे रॉन्ग एंट्री करते हो, रोल नंबर या फिर आपका कोई भी जो भी एंट्री वहाँ पे आपसे मांगा गया है इंपॉर्टेंट एंट्री, अगर उसमें से अगर आप गलत कुछ भी फिल करते हो तो आपका रजिस्ट्री जो है रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही साफ मेंशन इन्होंने किया है। और एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी आपका इंफॉर्मेशन है HPCH की पे वो आपको सही देना है, फिल करना है, यानी कि जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा यानी अच्छे तरीके से स्कैन करके अपलोड करना है। इन केस में अगर किसी प्रकार का वो धुंधला दिखता है उनको तो उस केस में भी आपको हटा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और कह दी है यहाँ पे, जो कि सिलेबस के बारे में हम बात करें तो जो सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से 80 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यानी कि बीटेक है आप सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश और 10 क्वेश्चन जो आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से पूछे जाएंगे। अब अगर और हम बात करें आगे तो ये कुछ जो है आपका क्राइटेरिया दिया गया था। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है रिजेक्शन के लिए फॉर्म का। तो ये आपका फॉर्म प्रोविजनली रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई फ़ोटो सही नहीं आया, साइन सही नहीं आया, डॉक्यूमेंट कोई आपने सही से अपलोड नहीं किया है। लेकिन उसके लिए आपको 7 दिन का टाइम देंगे, फिर से 7 दिन के अंदर आपको फिर से अपलोड कर देना है। कॉल लेटर आपको भेजा नहीं जाएगा, ये आपके वेबसाइट पे अपलोड होंगे तो वहाँ से आपको निकालना होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे देख लें इम्पोर्टेंट, कुछ और क्या इसमें इम्पोर्टेंट कहा गया है, तो अगर हम देखें स्क्रॉल करके बाकी और सारी जो बातें हैं जो बाकी वैकेंसीज़ में कही जाती है वही सब बातें हैं। एज सच कोई इम्पोर्टेंट इतना और कोई बात यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है जो मैं आपको बताऊँ। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे कहना भूल गया था कि जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपका रिजेक्ट होता है एक फॉर्म किसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे तो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा। 7 दिन में अगर आपने फिर से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने रिजेक्ट अपलोड नहीं किया तो फिर आपको रद्द कर दिया जाएगा। चेकलिस्ट आपको फिर से दिया गया है कि आप क्या क्या कुछ जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट फॉर मार्कशीट और ये सब कुछ जो आपको से मांगा जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आपके लिए जो एक नया वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आया था तो हम आपके बीच आज लेकर के आए। अब हम लोग इसका जो दूसरा वैकेंसी है हाँ उसको भी देख लेते हैं जो दूसरे पोस्ट के लिए निकाला गया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैकेनिकल के लिए निकाला गया है। तो सारा कंडीशंस तो वही सेम ही रहेगा दोस्तों। मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 6 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है और बाकी के लिए एक वैकेंसी है। ठीक है, ग्रेड पे सेम वही रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री आपके बीटेक में, और अगर आप एमटेक हैं तो भी अच्छा रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर पे भी चलेगा। चलिए अब तीसरा वैकेंसी जो था यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपका इन्वायरमेंट के लिए निकाला गया था। सब कुछ यहाँ पे भी सेम है, अप्लाइंग डेट और ये लास्ट डेट सब कुछ। अब सीधे हम देखते हैं सिर्फ नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ही पोस्ट है, वो दोनों के दोनों जो है जनरल कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में सारे कैटेगरी आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको बीटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और अगर बी है आपके पास, अगर उसके साथ अलावा आपके पास पीजी डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल है, एटलीस्ट 55% मार्क्स हो SC/ST के केस में, और 60% मार्क्स इन केस ऑफ अदर बाकी के लिए। और 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपने HPPCL में कोई ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड करी है, तो 2% का आपको रिलैक्स मिलेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो ये था दोस्तों आज का